तो लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हम ये कर रहे थे कि आपके पास एक नेटवर्क था, बड़ा सा कि आपके पास नेटवर्क था जिसमें नंबर ऑफ होस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा थे, और आप उसे क्या कर रहे थे, डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क बना रहे थे। ये था आपका सबनेटिंग। जो भी हमने कल तक किया था वो सारा आपका सबनेटिंग ही था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा हम करेंगे। मतलब क्या है, हम अभी हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क रहेंगे, हम उनको मिला के एक बड़ा सा नेटवर्क बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास का भी जो मैंने क्लास सी का एग्जाम्पल लिया था, उसको मैं ले लेता हूँ। मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 स्लैश आपके पास था 26, और एक नेटवर्क मेरे पास है 192.168.1.64/26, और एक है 192.168.1.95, सॉरी 32 मैंने ले लिया, 127/26, और एक है 192.168.1.192, ये 8 होगा /26। ये मेरे पास 4 नेटवर्क है। अभी मेरे को क्या करना है, समराइजेशन जब मैं करूंगा, या फिर सुपरनेटिंग आप जिसे भी बोलते हो, कोई कोई सुपरनेटिंग भी इसे बोलते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास जो मल्टीपल नेटवर्क अभी है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ नेटवर्क जो मेरे पास है, उनको मैं अभी कंबाइन कर लूंगा। कंबाइन करके मैं क्या करूंगा, एक सिंगल बड़ा सा नेटवर्क मैं बना दूंगा। जब हम सबनेटिंग कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक बड़ा सा नेटवर्क था और हम उसे डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क हमारे पास रहेंगे छोटे छोटे, हम उसे क्या करेंगे, कंबाइन करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, यही होता है। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे जरूरत क्यों होता है। अगर जनरल लाइफ में आप देखोगे आपको कभी समराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप राउटिंग वगैरह करते हो, स्टैटिक राउट वगैरह डालते हो ना, तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि ये राउटिंग कंसेप्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। आपके पास जो ये 4 नेटवर्क मैंने बताया ना, फॉर एग्जांपल आप मान लो ABCD, आपके पास 4 नेटवर्क था। ये जो नेटवर्क मैंने लिया था इसको आप भूल जाओ, इसको 4 ही नेटवर्क समझो, जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD। अभी आपका जो राउटर रहता है ना, उसमें क्या होता है, आपका एक राउटिंग टेबल होता है। उस राउटिंग टेबल में वो क्या करता है, हर एक नेटवर्क के लिए एक लिस्ट बनाता है, हर एक नेटवर्क का लिस्ट रखता है ABCD करके। जैसे आप क्या करते हो, आपके पीसी में आप बहुत सारे फाइल को लिस्ट करके रखते हो, उसी तरह से राउटर क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में बहुत सारे नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को लिस्ट करके रखता है। और आपको पता है, अगर आप अपने पीसी में बहुत सारे फाइल को लिस्ट करके रखते हो तो उसके लिए आपको कुछ मेमोरी चाहिए, जो कि आपका हार्ड डिस्क में कुछ मेमोरी होना चाहिए स्टोर करने के लिए। इसी तरह राउटर में भी आपका कुछ मेमोरी होते हैं, जिसमें आप ये क्या करते हो, ये जो नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन राउटर स्टोर करके रखता है ना, तो ये भी कुछ मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आपके राउटर में जो मेमोरी होते हैं उनमें से ये भी कुछ मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आप मान लो ये अभी 2-4 नेटवर्क की मैं अगर बात करता हूं तो ये छोटा सा चीज़ है। आप मान लो ऐसे मेरे पास 1 लाख नेटवर्क है। 1 लाख मतलब आप ऐसा समझो कि एक क्लास 10 का नेटवर्क मेरे पास था, सॉरी क्लास A का नेटवर्क था, फॉर एग्जाम्पल 10 वाला नेटवर्क था, 10/8 वाला मेरे पास नेटवर्क था। उसको हमने क्या किया था, सबनेटिंग करके हमने 1 लाख नेटवर्क में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, कोई शायद ज्वाइन किया, ठीक है। तो हम आप ऐसा समझो कि हमने सबनेटिंग करके 1 लाख नेटवर्क में उसे डिवाइड कर लिया था। तो 1 लाख नेटवर्क में उसे डिवाइड करने के बाद मेरे जितने भी उस नेटवर्क के अंदर, इतना बड़ा नेटवर्क के अंदर कोई भी राउटर आएगा ना, तो उसमें राउटिंग टेबल में भी आपको 1 लाख नेटवर्क के लिए एंट्री दिखेगा। तो उस 1 लाख जो नेटवर्क आपके पास इंफॉर्मेशन होता है ना, 1 लाख एंट्री, उसके लिए भी कुछ मेमोरी जो है वो कंज्यूम होना चाहिए, वो भी कंज्यूम हो जाएगा। दूसरी चीज आपके पास होता है, जब आप राउटिंग पढ़ोगे तो भी आपको मैं ये बताऊंगा, एक रूल राउटर में होता है। जब भी आप कोई पैकेट राउटर के पास आता है या फिर कोई डेटा आता है, कोई यूजर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ना, तो राउटर में क्या होता है, राउटर जब भी कोई ट्रैफिक को किसी दूसरे जगह पे भेजना चाहता है तो वो पहले क्या करता है, ये राउटिंग टेबल देखेगा। ये राउटिंग टेबल में ये देखेगा कौन से नेटवर्क के लिए ये ट्रैफिक है। तो ये क्या करता है, एक के बाद जो राउटिंग टेबल में एंट्री होता है ना, एक के बाद एक वो चेक करता रहता है, किस एंट्री के साथ ये वाला ट्रैफिक का डेस्टिनेशन मैच हो रहा है जिसको मैं भेज दूं। राउटर ऐसा करता है। तो वो जो प्रोसेस बहुत सारे अगर आपके पास लिस्ट हो गए ना, तो उसको चेक करने के लिए भी ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा राउटर के लिए। और एक तीसरा चीज आपके पास होता है, मान लो ये आपके पास एक राउटर था, ये आपके पास और एक राउटर था, इसके बीच एक लिंक था, ये इंटरनेट का लिंक है या फिर कुछ भी लिंक आप समझ लो ऐसे। अभी क्या है, इस राउटर के पास 1 लाख लिंक का जो है ना आपके पास इंफॉर्मेशन था, और इस राउटर पे आप कुछ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे आपका OSPF वगैरह आप कुछ चला रहे हो या फिर EIGRP ऐसे कुछ आप चला रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप ऐसे बस ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, जनरली आप अभी समझ लो।
इस राउटर के पास 1 लाख नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन था, तो ये दोनों के बीच अगर OSPF चल रहा है, इनके बीच कुछ नेबरशिप है ना, तो ये राउटर क्या करेगा, ये सारे 1 लाख नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन इसके पास भेजेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो लिंक था ना, ये सारे जो है OSPF का रूल के हिसाब से जो भी अपडेट वगैरह ये बनाएगा और इनको भेजेगा ना, तो उससे आपका क्या होगा, जो लिंक का बैंडविड्थ है ना, वो भी आपका कंज्यूम हो जाएगा, वो भी कुछ बैंडविड्थ जो है वो यूज हो जाएगा। मान लो बार बार 1 लाख नेटवर्क अगर आपके पास है, उसमें से कोई नेटवर्क अप डाउन ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो बार बार ये जो अपडेट भेजेंगे ना, तो उससे भी आपका जो लिंक का बैंडविड्थ है ना, वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। कुछ नहीं, आपका यूसेज कुछ नहीं, बस राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह चलने के लिए आपका होता है। तो इसीलिए आपका होता है, देखो ये जो 4 नेटवर्क का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया, इस 4 नेटवर्क को अगर हम अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर राउटिंग टेबल में उसके लिए अलग अलग सा एंट्री वगैरह बनाते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, मेरा ज़्यादा स्पेस यूज हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ टेक्निक है जिससे मैं क्या करूंगा, इन 4 नेटवर्क को कंबाइन करके एक ही नेटवर्क का एंट्री वहां पे मैं डाल दूंगा, तो क्या होगा, आपका 4 के जगह जहां पे लग रहा था वहां पे मैं बस 1 का जगह ले रहा हूं और तीनों का जगह खाली हो गया, मेरा ज़्यादा यूसेज नहीं हुआ, जो राउटर का मेमोरी होता है वो भी कंज्यूम ज़्यादा नहीं हुआ, बैंडविड्थ भी मेरा बचेगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क में जो है एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो ये आपका था समराइजेशन में फायदा। समराइजेशन में मेनली आपका फायदा यही था, यही 3 चीज के लिए आप देखते हो, जो कि राउटिंग से रिलेटेड है टोटल। ठीक है, सबसे पहला चीज है आपका राउटिंग टेबल में जो एंट्री है, ज्यादा साइज का जो एंट्री था वो आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फिर आपका जो राउटर का है ना, वो आपका कम हो जाता है, जो मेमोरी यूसेज राउटर का है, मेमोरी कंज्यूम जो राउटर करता है वो कम हो जाता है। दूसरे चीज आपके पास था कि राउटर के पास कोई भी ट्रैफिक आता है तो ट्रैफिक को डेस्टिनेशन देने के लिए या फिर राउटिंग डिसीजन लेने के लिए राउटर क्या करता है, आपका ये राउटिंग टेबल चेक करता है, तो एक के बाद एक एंट्री वो चेक करता रहता है। तो उस केस में बेसिकली राउटिंग जब आप पढ़ोगे, ये कौन से चीज के लिए ज्यादा टाइम चेक होता है वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम में। ठीक है, और तीसरी चीज आपके पास होता है कि जब आप कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, ऑटोमेटेड राउटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या फिर जो नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटेड आप स्प्रेड करने के लिए जब भी कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह यूज करते हो, तो उस केस में आपका लिंक का बैंडविड्थ जो है वो यूसेज आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी देखो समराइज करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका समराइजेशन क्यों करना पड़ता है, 3 लाइन में आप चाहो तो मैं लिख लेता हूं यहां पे। राउटिंग टेबल, दूसरे आपके पास आता है तीसरा आपके पास आता है आपको अगर थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप ये राउटिंग के टाइम आप समझ लोगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये समझ लो आपको समराइजेशन कैसे निकालना है, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राउटिंग के टाइम ये सारे जो 3 लाइन मैंने लिखा ये आपको समझ में आ जाएगा। कंबाइनिंग स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना। इनटू ए सिंगल नेटवर्क लिख लो। ठीक है, ये बेसिकली आपका ऐसा ही होता है, जैसे आपके पास कुछ होता है ना, कोई स्टोरी वगैरह आपने पढ़ा या फिर कुछ, आपके पास स्टोरी में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें आपके पास होता है, एक भास्ट टॉपिक आपके पास होता है। लेकिन बाद में अगर आपको कोई पूछ लेता है ना कि इसका समरी एक मेरे को दे दो, तो आप क्या करते हो, उसमें से मेन पॉइंट निकाल कर दे दो, ताकि उस पॉइंट से उसे पूरे स्टोरी जो है समझ में आ जाए। इसी तरह आपका यहाँ पे होता है। अभी हम देखेंगे इसमें कि हम समराइजेशन कैसे करेंगे। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नेटवर्क है /24 10.0.2.0
/24। ठीक है, 2 को लेके हम पहले करते हैं। अभी देखो आपके पास है ये 2 नेटवर्क, ठीक है, पहले वाला नेटवर्क ये है, दूसरे वाला नेटवर्क ये है। तो इसमें आपके कस्टमर जो है ना, आपको बताया कि मेरे को ये जो 2 नेटवर्क है राउटिंग टेबल में मेरे को एक ही करना है या फिर मेरे को इसका समरी बना के दे दो। तो आपको अभी करना है कि इस दोनों नेटवर्क का आपका समरी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका काउंट वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ आपको कंसीडर नहीं होगा। ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा ट्रिक जैसा मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको समराइजेशन करने में थोड़ा ईजी आ जाए। लेकिन हालांकि यहाँ पे भी आपका ब्लॉक साइज वगैरह सब कुछ होता है। जैसे आपका यहाँ पे ब्लॉक साइज अगर छोटा है तो वो बाद में वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, सारे यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने सबनेटिंग आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो होस्ट बीट है, होस्ट बीट में से कुछ बीट आप नेटवर्क को दे रहे हो, नेटवर्क पार्ट में दे रहे हो, तो अभी आपका यही प्रोसेस को आप क्या बता रहे थे, सबनेटिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क पार्ट है ना, जितना बीट आपके पास नेटवर्क है, नेटवर्क में से कुछ पार्ट जो है आपको होस्ट में आप दे रहे हो। लेकिन आप कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इसमें ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि सबनेटिंग में आपने बहुत सारे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, जब भी आप समराइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले आप एक ही चीज पे ध्यान दे दो कि यहाँ पे मेरा सबनेट मास्क क्या है या फिर CIDR वैल्यू मेरे पास क्या है। दूसरी चीज, मेरे पास चेंजेबल ऑक्टेट कौन है। आप यहाँ पे देखो, दोनों नेटवर्क के लिए फर्स्ट ऑक्टेट सेम है, सेकेंड ऑक्टेट भी सेम है, लेकिन ये जो थर्ड ऑक्टेट है ना, ये चेंज हुआ है। यहाँ पे आप कहाँ से काउंट करो, आप उसी लेफ्ट साइड से काउंट करते रहो, और जो आपका सेम नेटवर्क है उनको सेम ही आप लिख लो। और जो चेंजेबल ऑक्टेट है, अभी हमें काम जो है उसी चेंजेबल ऑक्टेट पे करना है। सबनेटिंग में भी हम वही चीज कर रहे थे, जो भी चेंजेबल ऑक्टेट था आपका, उसी चेंजेबल ऑक्टेट के ऊपर हम फोकस कर रहे थे। और यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, जो हमारा चेंजेबल ऑक्टेट है उसी के ऊपर हम ध्यान दे देंगे। और उसके बाद जो आपका ऑक्टेट है ना, इसमें आपका वैल्यू कुछ भी हो उसे आप 0 ले लो। ठीक है, चेंजेबल ऑक्टेट के बाद जो भी वैल्यू आपका है उसे आप 0 ले लो। बस हमें काम करना है इसी चेंजेबल ऑक्टेट में। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, पहले वाला चीज आप चेंजेबल ऑक्टेट चूज करो। चेंजेबल ऑक्टेट से पहले जो भी आपका ऑक्टेट थे, सारे ऑक्टेट को जो वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ ले लो। चेंजेबल ऑक्टेट के बाद जो आपके पास ऑक्टेट है उसके वैल्यू को आप 0 ले लो। ठीक है, अभी हमें जो सबनेटिंग करना है ये चेंजेबल ऑक्टेट के साथ करना है। चेंजेबल ऑक्टेट मतलब एक ऑक्टेट आपको पता है टोटल 8 बिट का होता है। ठीक है, अभी 8 बिट का होता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंजेबल ऑक्टेट है पहले वाला IP का, ये मेरा डेसिमल फॉर्मेट में, इसे आप एक काम करो, अभी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अगर 1 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आता है, वही 1 आता है। ठीक है ना, कोई गलत तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि 2 टू द पावर 0 करने के बाद n आपका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। ये आपका 2 टू द पावर 0 होता है, 2 टू द पावर 1, पावर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, फास्ट वाला पहले वाला बीट को ही मैं ऑन कर रहा हूं, और बाकी जितने भी बीट होता है आपको पता है। अगर आपका पहले से आपका राइट साइड में अगर पहले वाला वैल्यू कुछ भी आ जाता है, तो जहां पे आपका और बाकी वैल्यू है वो सारे को आप 0 ले लो। ये कुछ नहीं, बस बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी वाला जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑक्टेट है जो मेरा है ना, सॉरी ये वाला बीट है, ये मेरा यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बस ये वाला यूज हो रहा है। दूसरी वाले IP में आप देखो चेंजेबल ऑक्टेट में वैल्यू आपका 2 है, तो अभी मैं क्या करूंगा, 2 का भी मैं क्या करूंगा, बाइनरी निकाल लूंगा। तो 2 का बाइनरी आपको पता है 1 0 होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो 1 0 लिख लो, और बाकी ये आपका यूज ही नहीं हो रहे तो उनको 0 ले लो। यहाँ तो किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है ना? अगर किसी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप वो बाइनरी डेसिमल वाला थोड़ा कन्वर्जन वाला वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरे को कंसीडर करना पड़ता है, मेरे को लेफ्ट साइड से ध्यान देना है। लेफ्ट साइड से ध्यान देके क्या करना है, सारे बीट के लिए जो प्लेस होता है ना, जैसे आपका ये हो गया कितने नंबर, 8 नंबर वाला बीट, ये हो गया 7, तो लेफ्ट साइड से मैं क्या करूंगा, जो भी बीट मतलब पहले वाले का जो वैल्यू मैंने निकाला और सेकंड वाले का जो वैल्यू निकाला, जो भी बीट सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, उसको मैं सेम लिख लूंगा। फिर नेक्स्ट वाले बीट पे मैं आऊँगा, नेक्स्ट वाले बीट का इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, जो सेम है उनको मैं ले लूँगा। फिर मैंने ले लिया, यहाँ पे भी आपने देखा कि ये वाला वैल्यू आपका 0 है, ये वाला वैल्यू भी आपका 0 है, सेम है, तो मैंने ले लिया। फिर नेक्स्ट वाले पे मैं जाऊँगा, फिर वही सेम चीज़, फिर वही सेम चीज़ मैंने ले लिया। मतलब आपका यही है, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जिस बीट का वैल्यू 8 नंबर वाला बीट से आप शुरू करोगे,
जिस बीट का वैल्यू आपका सेम है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आपका 1 और 1 था तो आप 1 ले लोगे, या फिर 0 और 0 था तो उस केस में आप 0 ले लोगे। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू 0 और 1 आ गया तो वो भी आपके 0 लोगे, या फिर 1 या 0 आ गया तो उस केस में भी आपको 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आपका वैल्यू आपको ऐसा निकालना पड़ेगा जब आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक जो वैल्यू मेरा टोटल सेम था, तो इसलिए जो भी वैल्यू था जिस बीट में सेम वाला बीट वही मैंने ले लिया। सारे 0 थे इसलिए मैंने सारे 0 लिया। लेकिन नेक्स्ट का जो 2 बीट है ना, उसमें क्या है आपका 0 1 यहाँ पे चेंजेबल आ रहा है और यहाँ पे भी चेंजेबल बीट आ रहे हैं, तो इसलिए इनको मैंने 0 ले लिया। मतलब जहाँ पे 1 1 है तो उनको आप 1 ले लो, जहाँ पे 0 0 है तो उनको आप 0 ले लो। चेंजेबल जहाँ पे आ गया ना, तो उस केस में आप क्या करो, चेंजेबल बीट के जगह आप 0 ले लो। ठीक है, सेम बीट के जगह आप क्या करो, सेम बीट वैल्यू के जगह आप क्या करो, जो बीट का वैल्यू जो है उसी सेम वैल्यू को आप ले लो, और जहां पे चेंजेबल आ रहा है उनको आप 0 ले लो। ठीक है, अभी लेने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को आप क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। जो डेसिमल वैल्यू मेरा 0 आ गया, और इस वैल्यू को यहां पे यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? क्या कंफ्यूजन छोटा सा बन गया, बताओ? अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या भाई? क्लियर है भाई। ठीक है, अभी देखो मेरे पास ये जो आईपी आ गया ना, ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी। कैसे मैंने निकाला, फिर से मैं थोड़ा आपको दोहरा देता हूं। देखो, मैंने सबसे पहले फोकस किया किसके ऊपर, जो मेरे पास चेंजेबल ऑक्टेट है ना उसके ऊपर मैंने फोकस किया। चेंजेबल ऑक्टेट से पहले जो मेरे पास ऑक्टेट थे उनको मैंने जो था वही ले लिया, क्योंकि वो दोनों ही सेम था, मैंने ले लिया। चेंजेबल ऑक्टेट को छोड़ के उसके बाद जो मेरे पास ऑक्टेट थे, जो कि होस्ट बाट में आपका आता है, उसको मैंने 0 ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, चेंजेबल ऑक्टेट का जो बीट वैल्यू था ना, उनके बीच मैंने ये वाला ले लिया। ऐसे क्या, इसको आपका मैं कंफ्यूज थोड़ा हो रहा हूँ, एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन, दोनों में से कौन सा वाला होता है? शायद थोड़ा किसी को याद है तो बता दो ना। ये वाला जो वैल्यू मैं आपका लिख रहा हूं ना, ये एंड ऑपरेशन में आता है या और ऑपरेशन में आता है? किसी को पता है? चलो मैं देख के आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखा कि पहले वाला जो चेंजेबल ऑक्टेट पहले वाला आईपी का था ना, उसका वैल्यू मैंने बीट वाला ले लिया, और सेकंड वाला ऑक्टेट का भी बीट वाला वैल्यू मैंने ले लिया। और उसमें फिर मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड से शुरू किया काउंट करना। कैसे मैंने काउंट किया, पहले वाले बीट का जो वैल्यू दोनों आईपी का मैंने वेरी किया। वेरी करने के बाद अगर मेरे पास वैल्यू सेम आ रहा है दोनों बीट में, तो वही सेम वाला वैल्यू को ही मैंने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह जो भी बीट मेरे पास सेम आए उनके वैल्यू मैंने सेम ले लिया, और जहाँ पे मेरे पास चेंजेबल बीट आ गए, मीन्स बीट का वैल्यू चेंज हो गए, तो उन केस में मैंने क्या किया, 0 ले लिया। उसके बाद जो 8 बीट का वैल्यू मेरे पास आया उनको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आया उसी को मैंने यूज कर लिया मेरा चेंजेबल ऑक्टेट के लिए। अभी मेरा ये नेटवर्क आईडी मिल गया। अभी नेटवर्क आईडी मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसका सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले का जो सबनेट मास्क है इसको अगर मैं ले लूँगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये छोटा नेटवर्क के लिए था। अभी मेरे को बड़ा नेटवर्क लेना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे को सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा। और सबनेट मास्क निकालने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था सबनेटिंग की हमें नेटवर्क बीट की जरूरत पड़ता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बीट निकालना पड़ेगा। अभी नेटवर्क बीट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को यहीं पे फिर से कंसीडर करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से अभी मैं चला जाऊंगा। लेफ्ट साइड से मेरे को क्या देखना है, देखो ये जो पहले का 2 ऑक्टेट आपके पास थे ना, ये ऑलरेडी सेम थे आपके दोनों आईपी के लिए। तो इनके लिए मैंने नेटवर्क आईडी, इसका नेटवर्क आईडी 8 और इसका नेटवर्क आईडी मैंने 8 ले लिया, क्योंकि नेटवर्क आईडी आपका लेफ्ट से ही काउंट होता है ना, तो मैंने ले लिया। और आपको पता है यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑक्टेट था ना, इसमें आप ये काउंट कर लो कि कितने बीट आपका सेम थे, कितने बीट का वैल्यू दोनों आईपी के लिए सेम थे या फिर कॉमन थे। तो आपको यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपको पता चला कि 1 2 3 4 5 6 बीट का वैल्यू आपके पास था। तो आप यहाँ पे 6 ऐड कर लो, तो आपके पास आ गया 22। ये आपका बन गया नेटवर्क बीट। मैंने कैसे निकाला, आपको पता है कि अगर आपका पहले वाला ऑक्टेट सेम है और सारे आईपी का, अगर सारे आईपी का नेटवर्क जो मैंने आपको बताया सबनेट का, अगर पहले वाला ऑक्टेट सेम है तो इसका मतलब इनका नेटवर्क बीट आपके पास सेम है। तो मैंने 2 बीट को तो मैं फिक्स रख रहा हूँ, ये जो 2 ऑक्टेट को मैं फिक्स रख रहा हूँ। फिक्स मतलब आपका लेफ्ट साइड से जो है नेटवर्क बीट्स जो होते हैं, तो फिक्स मतलब 8.8 + 8 16 बीट को मैंने फिक्स कर लिया। उसके बाद जो चेंजेबल ऑक्टेट मेरे पास था, उसमें चेंजेबल ऑक्टेट में भी मेरे को पता है कुछ बिट्स जो है मेरे पास नेटवर्क में होते हैं, कुछ बिट्स होस्ट के पार्ट में होते हैं।
तो उसमें मैं क्या देखूंगा, जो जो बीट मेरे पास सेम थे ना, जो जो बीट का वैल्यू मेरे पास सेम थे या फिर कॉमन वैल्यू वाला जो बीट थे, जितने नंबर ऑफ बीट में आपका वैल्यू कॉमन आ रहे थे उन्हीं बीट को मैं काउंट करूंगा। कहां से काउंट करूंगा, लेफ्ट साइड से मैं काउंट करूंगा यहाँ पे। तो करने के बाद मेरे को पता चला कि 6 बीट जो है यहाँ पे सेम थे, तो मैंने 6 ले लिया और उसके बाद मेरे पास जो है नेटवर्क बीट आ गया 22। इसके बाद इसका ब्लॉक साइज वगैरह सब कुछ अगर आप निकालोगे तो आपके पास आसान हो जाएगा। ब्लॉक साइज के लिए आपको होस्ट बीट चाहिए, तो ये नेटवर्क के लिए आपका होस्ट बीट जो है ये कितना है आपके पास 32 माइनस 22, क्योंकि आपके पास क्या होता है, एक आईपी में 32 बीट टोटल होता है, उनमें से आपके पास कुछ नेटवर्क पार्ट होते हैं, कुछ होस्ट पार्ट होते हैं। अगर आपके पास नेटवर्क पार्ट अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, टोटल 32 से नेटवर्क पार्ट को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा होस्ट पार्ट क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे होस्ट बीट जो है टोटल 10 आ गया, तो ब्लॉक साइज मेरे पास आएगा 2 टू द पावर 10, और उसके बाद नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आपका आएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 2 या फिर 1022 आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा। और सबनेट मास्क आपको पता है कि अगर आपके पास नेटवर्क बीट 22 है तो इसका मतलब सबनेट मास्क आपके पास आएगा 255.255.22, मतलब यहाँ पे 6 आपके पास आ रहा है, तो 6 मतलब आपके पास क्या, आप 128, 64, 32, 16, 8 और 4 को आप मिला लोगे, तो ये टोटल करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 252 आएगा, सॉरी हाँ 252.0, ये आपका सबनेट मास्क आ जाएगा। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब प्रोसेस कल तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी के पास कोई कंफ्यूजन आया तो बताओ। सबका क्लियर हो गया दिमाग से क्या भाई? किसी का तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना होगा ना, कुछ भी कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो यहीं पे। सर हम चाहते हैं कि और एक सुपर नेटिंग करके बताएंगे। हाँ तो मैं और एक एग्जांपल मैं ले लूंगा, इसमें किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो, इसके बाद मैं और एक एग्जांपल ले लूंगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लेकिन उस टाइम और एक के बाद क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, मैं दूसरा के एग्जांपल आपके पास ले लेता हूँ। ये जो एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ 192.168 डॉट आपके पास, आप ऐसा मान लो आपके पास था 64.0/24 192.168.60। मैं 4 नेटवर्क के साथ अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ये 4 नेटवर्क हमारे पास थे, ठीक है। तो इनको अभी हमें क्या करना है, एक समरी निकालना है इनका। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने ऑक्टेट मेरा सेम है। देखो फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू सबके पास सेम है, सेकंड ऑक्टेट का भी वैल्यू सबके पास सेम है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, और थर्ड ऑक्टेट मेरा चेंज आ रहा है, थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू जो है वो चेंज आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी जो मेरे पास ऑक्टेट सेम है उनको मैं सबसे पहले लिख लूँगा। थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा इसलिए मैं इसे डैश ले रहा हूँ। बाकी का उसके बाद जो भी ऑक्टेट है उसका वैल्यू मैंने आपको बताया 0 आप कर लेना। अभी जो थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू मेरा 4 आईपी के लिए है उनको मैं क्या करूँगा, अभी मैं ये जो वैल्यू है आपका ये डेसिमल फॉर्मेट में है, इनको मैं अभी क्या करूँगा बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा 67, ठीक है। अभी 64 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो आपका क्या आता है वैल्यू, कोई बताएगा? सिक्सटी 64 का वैल्यू कितना आएगा भाई, मैं लिखते लिखते आप बता दो कोई। ठीक है, 64 का अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो मेरा ये वाला बीट ऑन होगा, इसके बाद सारे जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ऐसा होता है ना, इसके वैल्यू आपके पास होता है 128, इसका 64 होता है, इसका आपके पास 32 होता है, ये होता है 16, ये 8 4 2 1, ये होता है आपका 2 टू द पावर 0 से लेके शुरू होता है ना, इसलिए आपके जो डेसिमल वैल्यू हर एक बीट के लिए इतना आता है। और आप क्या करते हो, जब आप बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, उसी के सेम अगर इसमें से कोई वैल्यू है तो उसको कंसिडर करते हो, या फिर इससे छोटा वाला कोई वैल्यू है तो उसे ले लेते हो, जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट में मैंने आपको बताया था। तो इसलिए मैंने देखा कि इसके साथ सेम वाला इसका वैल्यू आ रहा है 2 टू द पावर 6 अगर हम करते हैं तो उसका वैल्यू ये आ रहा है, तो इसको मैंने ऑन कर लिया और बाकी बीट को मैंने ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 64 यहीं पे ही कंप्लीट हो रहा है। 65 के लिए अगर मैं देखूंगा तो 65 से थोड़ा छोटा वाला जो वैल्यू है मेरे को दिखा कि इसके छोटा और इससे पास वाला वैल्यू 64 है, तो इसको मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद मेरे पास बचा 1,
एक मेरे को पता है कि एक के साथ ही सेम है, तो इसको मैंने ऑन कर लिया। थर्ड वाले पे मेरे पास 66 है, तो 66 से थोड़ा छोटा या पास वाला वैल्यू मेरे को ये देखा, ये वाला बिट, तो इसको मैंने ऑन कर लिया, 64 है। और बाकी उसके पास मेरे पास बचा 2, ये इसलिए मैंने 2 वाला बिट को भी ऑन कर लिया और बाकी को मैंने 0 कर लिया, ऑफ कर लिया। ये अगर किसी को थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है ना, तो वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट वाला देख लेना। 67 के लिए भी मैंने वही किया, इससे छोटा वाला जो मेरे को मिला, इसके सेम वाला तो कोई नहीं है, इससे छोटा वाला मैं देखूंगा, इससे पास वाला छोटा वाला, ये 64 मिला, इसके बाद मेरे पास बचा 3, 67 से 64 जाने के बाद 3 ही बचा मेरे पास। 3 के यहाँ पे 3 नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 3 से थोड़ा छोटा वाला या फिर इससे पास वाला मैं देखूंगा। तो मैंने देखा कि ये वाला बीट आपका 2 आ गया, 3 से छोटा वाला और पास वाला, और उसके बाद मेरे पास बचा 1 से सेम या छोटा वाला पास वाला कोई है, तो ये 1 ही मेरे को मिला। तो बाकी जितने भी बीट है मैंने उनको 0 कर लिया। तो ये आ गया इनके लिए मेरे पास क्या, जो बाइनरी वैल्यू। अभी मैं क्या करूँगा, समराइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, अभी लेफ्ट साइड से मैं काउंट शुरू करूँगा। क्या काउंट करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा ये जो 4 नंबर मेरे पास डेसिमल में थे, इनके बाइनरी फॉर्मेट में कौन से वाला बीट कॉमन है, लेफ्ट साइड से मैं देखूँगा। तो मेरे को पता चला पहले वाला अगर मैं बात करता हूँ बीट की ना, तो इसमें सारे आपका सेम है, मतलब सारे जो 4 आपके पास ऑक्टेट थे, इन चारों ऑक्टेट के 4 आईपी के थर्ड ऑक्टेट के जो 4 वैल्यू थे, उसके जो ये वाला बीट है ना, इस वैल्यू का सारे जो ये बीट का सारे वैल्यू जो है वो कॉमन है, इसलिए जो कॉमन वैल्यू है सेम वाला, उसी को मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ये वाला बीट पे भी देखा, तो मेरे को पता चला ये वाला बीट का भी सारे वैल्यू कॉमन है, तो इसलिए इसका कॉमन वाला वैल्यू जो है उसको मैंने ले लिया। अभी ये वाला पे भी मैंने देखा, तो मेरे को पता चला कि ये भी सेम है, ये वाले पे भी मैंने देखा तो पता चला ये भी सेम है, और ये वाले पे भी मैंने देखा तो पता चला सेम है, इसमें भी आपका आ रहा है। तो इनके जो भी वैल्यू कॉमन वैल्यू थे ना, उनको मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने देखा ये वाला बीट का जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो रहा है, मतलब ये मेरा चेंजेबल बीट है, ये चेंज हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू मैं 0 ले लूँगा। और ये वाले पे भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं 0 ले लूँगा। ठीक है, जिस बीट पे मेरा जो वैल्यू है ना वो चेंज हो रहा है, तो उसका वैल्यू मैं क्या करूँगा, 0 ले लूँगा। जिस बीट पे मेरे सारे वैल्यू सेम हो रहे हैं सारे ऑक्टेट के लिए, तो उसका वैल्यू जो है मैं उसी को सेम ले लूँगा। तो मेरे पास ये बाइनरी वैल्यू आ गया। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो इसका वैल्यू भी आपका 64 आएगा, क्योंकि 64 का वैल्यू आप देख लो ना, यही सेम है। इस बाइनरी वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आता है, 64। तो मैंने 64 यहाँ पे ले लिया। ये जो मेरा आया ना, ये मेरा नेटवर्क आइडिया आ गया, मेरा समराइज्ड नेटवर्क के लिए। अभी मेरे को क्या निकालना है, इसका नेटवर्क बिट निकालना है। ठीक है, नेटवर्क बिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि फास्ट का 2 ऑक्टेट जो है वो सेम थे, इसलिए 8 + 8 मैंने ले लिया। और मेरे को पता है थर्ड वाले ऑक्टेट में ही मेरा चेंजेबल ऑक्टेट जो था वो थर्ड वाला ऑक्टेट ही था, इसलिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से काउंट करूँगा कि मेरे पास कितने बीट के वैल्यू जो है ना वो टोटल सेम है, मैं वो देखूँगा। ठीक है, तो मेरे को पता चला जो पहले से 6 बीट है ना, 6 बीट का वैल्यू टोटल मेरा सेम था, या फिर हर एक ऑक्टेट के लिए 6 नंबर तक बीट मेरा कॉमन वैल्यू के साथ थे, इसलिए मैं यहाँ पे 6 ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास टोटल जो नेटवर्क बीट हुआ वो आपका वही 22 आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को देख के मेरे को सबनेट मास्क पता चल गया, 255.255.252.0, ये मेरा सबनेट मास्क आ गया। अगर आपका ब्लॉक साइज निकालना है, तो आपको पता है 22, अगर आपके पास नेटवर्क बीट है तो होस्ट बीट आपके पास 10 है, तो ब्लॉक साइज आपके पास आएगा 2^10। ये आपका आ गया ब्लॉक साइज। और नंबर ऑफ होस्ट के लिए आपके पास निकालना पड़ेगा, तो 2^10 - 2 कर लो, जो वैल्यू है वो आपका नंबर ऑफ वैलिड होस्ट हो गया। रेंज के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो नेटवर्क आईडी मेरे को मिला है ना, उसको मैं ले लूँगा रेंज के लिए 192.168.64.0/22 से लेके कहाँ तक मैं जाऊँगा, थर्ड ऑक्टेट के लिए मेरे पास जो ब्लॉक साइज है ना उसके ऊपर मैं अभी कंसीडर करूँगा, जैसे सबनेटिंग में हम कर रहे थे। तो थर्ड ऑक्टेट में आपको पता है आपके पास जो कॉमन वैल्यू वाला बीट है ना वो आपका नेटवर्क बीट है, उसके बाद 2 ही बीट आपका चेंजेबल थे ना, तो आपके पास होस्ट बीट कितने थे आपके पास, थर्ड ऑक्टेट में होस्ट बीट आपके पास 2 थे। अगर मैं थर्ड ऑक्टेट के लिए अगर ब्लॉक साइज निकालूंगा, तो उस केस में आपका ब्लॉक साइज क्या आता था, थर्ड ऑक्टेट ब्लॉक साइज आपके पास आता था 2^2, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो फिक्स है उनको तो मैंने सेम ले लूँगा, और जो चेंजेबल ऑक्टेट है उसका वैल्यू उसके साथ मैं क्या करूँगा, 64 के साथ 4 ऐड कर लूँगा और 1 माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गया 67.255। अब ब्रॉडकास्ट आईडी में जो आपका लास्ट का बाकी रहता है उसको आपको 255 लिखना पड़ता है /22। जैसे ही सबनेटिंग आपने किया था,
सेम वही है, बस पहले का कुछ चीज़ जो है वहाँ पे कुछ अलग सा ध्यान देना पड़ता था आपको, यहाँ पे कुछ अलग सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? या और एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं मैं जा ब्लॉक 2 to the power 10 कैसे हुआ ब्लॉक साइज? 2 to the power 10 आपका होल नेटवर्क के लिए ब्लॉक साइज है। मैंने 2 ब्लॉक साइज आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था जब आप कस्टमर को बताओगे कि इस नेटवर्क के अंदर आपका कितना पीसी या फिर कितना होस्ट हो सकते हैं, तो उस केस में आपका ब्लॉक साइज निकालना पड़ता है टोटल जितने आपके पास होस्ट बिट है उस नेटवर्क के लिए। लेकिन अगर आप रेंज निकालने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, जो चेंजेबल ऑक्टेट है उसी ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज आपके पास जितना होस्ट बिट है ना, उसी होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन या फिर ब्लॉक साइज आप निकालते हो रेंज निकालने के लिए, जो कि आपके लिए यूजफुल है। मैंने लास्ट क्लास तक भी ये बताया था। हाँ वो तो पता है, लेकिन यहाँ जो 2 to the power 10 कैसे हुआ होस्ट, मतलब ब्लॉक साइज? देखो ब्लॉक साइज 2 to the power 10 कैसा हुआ, मेरे को यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है 22 मिला। अगर मेरे पास एक आईपी में टोटल कितने बिट होते हैं एक आईपी में बताओ? एक में टोटल 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, हाँ 32 बिट। ठीक है। और आपको पता है एक आईपी में क्या होता है, आपके कुछ नेटवर्क पार्ट होते हैं, कुछ होस्ट पार्ट होते हैं, या फिर आप ऐसे मानो एक आईपी आपका नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर उसमें आपको ये पता चला कि आपके पास 22 बिट नेटवर्क बिट है, तो बाकी तो आपके पास होस्ट बिट ही होंगे ना, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं ना, तो इसलिए हमने क्या किया 32 से 22 को माइनस कर लिया। करने के बाद हमें टोटल होस्ट बिट कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, इसीलिए हमने ले लिया ब्लॉक साइज क्या है टोटल नेटवर्क के लिए, जो हमारे पास समराइज्ड नेटवर्क हो गया ना, उसके लिए टोटल जो ब्लॉक साइज है हमने 2 to the power 10 ले लिया। और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आपको पता है -2 करने के बाद आ जाएगा। लेकिन जब हम रेंज निकालने के लिए जाएंगे ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम चेंजेबल ऑक्टेट का ब्लॉक साइज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे चेंजेबल ऑक्टेट मेरे को पहले ही देख के पता चल गया था कि थर्ड वाला ऑक्टेट है। तो थर्ड वाला ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज है हमें कैसे पता चला, यहाँ पे कि मैंने आपको बताया जो आपके पास पूरे फिक्स वाले बीट होते हैं ना, लेफ्ट साइड से जितने बीट तक आपके पास कॉमन वैल्यू आता है वहां तक आपके सारे बीट नेटवर्क बीट होते हैं। तो आपको पता है 6 बीट आपके नेटवर्क पार्ट के लिए चला गया, और बाकी 2 बीट जो आपके पास है ना वो आपका होस्ट बीट है। हाँ, और एक चीज याद रखना, आपके पास एक बार चेंजेबल ऑक्टेट मिल गया ना, सॉरी चेंजेबल बीट मिल गया ना, उसके बाद मान लो ये वैल्यू आपका कोई एक बीट है जिसका वैल्यू कॉमन आ रहा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप बस लेफ्ट साइड से जहां तक आपका कोई चेंजेबल बीट ना मिले वहां तक जितने कॉमन वैल्यू वाला बीट है उनको ही आप काउंट करना नेटवर्क के लिए। उसके बाद जहां से आपको चेंज मिल गया और चेंजेबल ऑक्टेट को आप बीट को आप 0 करते चले जाओ। ठीक है, क्लियर है? या फिर किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और एक एग्जांपल मैं ले लूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा उसमें भी, वैल्यू में बस चेंज करूंगा। अभी क्लियर है ना? आई होप कि लास्ट क्लास तक मैंने ये चीज सारे बस समराइज वाला पहले जो 2-3 स्टेप है उसको छोड़ के बाकी चीज मैंने बताया है आपको। जी क्लियर है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल इसके लिए मैं सोचता हूँ, थोड़ा कौन सा वाला ले लूँ। ठीक है, आप ऐसा ले लेते हैं, वही सेम, चलो 10 वाला ही ले लेते हैं। (24 10.0.2.0/24 10.0.4.0/24। ठीक है, यही 3 नेटवर्क था कस्टमर के पास। अभी हमें इन 3 नेटवर्क को समराइज करना है। ठीक है, इसमें कुछ अलग सा चीज़ आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ बताऊंगा नया इसमें। हम पहले समराइज कर लेते हैं। तो समराइज का पहले रूल के हिसाब से मैं वही देखूंगा कि सबसे पहले मैं ये कंसीडर कर लिया कि मेरा चेंजेबल ऑक्टेट कौन है। तो आपको पता चल गया कि थर्ड ऑक्टेट आपका चेंजेबल है। उससे पहले जो भी ऑक्टेट है उसका वैल्यू आपके पास सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो पहले के 2 ऑक्टेट है उनका वैल्यू जो है मैं उसी को ले लिया। थर्ड ऑक्टेट के लिए मैं डैश ले लेता हूँ, उसके बाद जो भी आपके पास ऑक्टेट है उसका वैल्यू आप 0 ले लो। अभी हमें कंसीडर करना है थर्ड ऑक्टेट के लिए। तो थर्ड ऑक्टेट के लिए जो वैल्यू है, पहले नेटवर्क के लिए मेरे पास 0 है, सेकेंड नेटवर्क के लिए 2 है, थर्ड नेटवर्क के लिए 4 है। अभी मेरे को पता है कि एक ऑक्टेट में आपके पास 8 बिट होते हैं, और ये बिट आपका होता है 2 to the power 1 जिसका वैल्यू आपके पास 1 आता है। ये बिट आपके पास होता है 2 to the power ये होता है 2 to the power 0 जिसका वैल्यू 1 आता है। 2 to the power 1 करने के बाद 2 to the power 2 4, इस तरह का आपके आता है।
ठीक है। अगर डेसिमल वैल्यू मेरे पास 0 है तो इसका मतलब सारे बीट मेरा ऑफ है या फिर सारे बीट मेरे 0 है, ये जनरली आपको पता है। अगर डेसिमल बीट आपके पास 2 है तो इसका मतलब 2 वाला बीट ही आपका ऑन है और बाकी बीट आपके पास जो है ना वो ऑफ है। अगर मेरे पास जो है ना 4 वैल्यू है तो इसका मतलब आपका पता है यहाँ पे 4 है तो 4 वाला बीट मेरा ऑन है और बाकी बीट जो है मेरे पास ऑफ है। तो यहाँ जब मैं देखूंगा तो मेरे को लेफ्ट साइड से काउंट करना है, फिर मेरे को क्या देखना है कि कॉमन वाला बीट कहाँ तक कॉमन वाला वैल्यू वाला बीट है। तो मेरे को पता चला ये वाला कॉमन वाला बीट है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो इनका जो जो कॉमन वैल्यू था उनको मैंने ले लिया, ठीक है। और चेंजेबल मेरा बीट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ मेरा चेंजेबल बीट आ गया। तो हर एक चेंजेबल बीट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, 0 ले लो चेंजेबल बीट के लिए, ठीक है। और जो आपका सेम बीट है यहाँ पे भी ये बीट के लिए भी जो भी वैल्यू आपके पास है ना कॉमन वैल्यू, उसी कॉमन वैल्यू को ही आप लेना। मतलब यहाँ पे अगर आपका 1 1 1 होता तो यहाँ पे भी आप 1 ले लेते, यहाँ पे 0 नहीं। 0 आपको कहाँ पे लेना है, जो आपका चेंजेबल बीट है उसी के वैल्यू को आपको 0 लेना है। तो ये वैल्यू आने के बाद आपको पता चल गया कि इसका डेसिमल वैल्यू 0 है तो आपने यहाँ पे 0 ले लिया डेसिमल वैल्यू, जो कि आपका नेटवर्क आईडी मिल गया। अभी जब हम नेटवर्क बीट काउंट करेंगे ना तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम लेफ्ट साइड से हम काउंट करते जाएंगे, लेकिन जहां तक लेफ्ट साइड से कंटिन्यूसली आपके पास था कॉमन वाले बीट वैल्यू वहां तक हम काउंट करेंगे। तो हमें पता चला टोटल यहाँ पे 5 है। ना कि आप ये काउंट करना कि ये वाला भी मेरा कॉमन है तो इसको भी मैं काउंट कर लूँगा नेटवर्क काउंट करते टाइम, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार आपका चेंजेबल आ गया ना बीट तो वहां से आपका होस्ट पार्ट शुरू हो जाता है। तो वहां उसके बाद आपका कोई कॉमन पार्ट आ गया तो उसका वैल्यू को, उस बीट को आप नेटवर्क बीट के साथ काउंट नहीं कर सकते। तो फिर आपका यहाँ पे जो नेटवर्क बीट है ना वो आपको 5 ही लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है जब मैं टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बीट यहाँ पे निकल रहा हूँ तो फिर पहले 2 ऑक्टेट मेरा सेम है तो 8 + 8 मैंने ले लिया और थर्ड वाले ऑक्टेट से मेरे पास नेटवर्क बीट टोटल 5 आया। तो मेरे पास टोटल जो वैल्यू है ये आ गया आपके पास 21, ये मेरा बन गया टोटल नेटवर्क बीट, ठीक है। इसके बाद आपको पता है टोटल नेटवर्क बीट अगर आपके पास 21 है तो 32 - 21 करने के बाद आपके पास टोटल होस्ट बीट आ जाएगा, जो आपके पास 11 आ गया। होस्ट बीट देख के आपके पास ब्लॉक साइज जो है वो आपको पता चल गया 2 to the power 11 और होस्ट आपके पास पता है आपको कि 2 to the power 11 - 2। और आप जब रेंज निकालोगे आप क्या करोगे, थर्ड ऑक्टेट का जो आपके पास ब्लॉक साइज है ना उसके ऊपर आप कंसीडर करोगे। तो थर्ड ऑक्टेट का जो आपके पास ब्लॉक साइज है तो थर्ड ऑक्टेट पे 3 बीट आपके होस्ट के लिए जा रहा है, ठीक है। ये 3 बीट जहाँ से आपका चेंजेबल शुरू हो रहा है वहाँ से आप काउंट कर लो, ये 3 बीट आपके पास होस्ट के लिए जा रहा है। तो आपका थर्ड ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज है वो आप 2 to the power 3 करोगे, जो आपका 8 आ गया। तो मैं अभी रेंज निकालने के टाइम क्या करूँगा, 10.0.0.0 ये वैल्यू ले लूँगा /21। ये वैल्यू कहाँ से आया, ये जो आउटपुट मेरे पास आया था। और उसके बाद मेरे को पता है कि पहले 2 जो ऑक्टेट है ना वो मेरा सेम थे तो उनको मैंने ले लिया। थर्ड वाला ऑक्टेट मेरा चेंजेबल था तो थर्ड वाला ऑक्टेट पे मैंने क्या किया, ब्लॉक साइज को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद 8 मिला, उनमें से 1 मैंने माइनस कर लिया, 7 ले लिया। फिर ब्रॉडकास्ट आईडी में मैंने आपको बताया था जो आपका चेंजेबल ऑक्टेट है उसके बाद जो भी वैल्यू आपका है जो ऑक्टेट है उसका वैल्यू आप 255 ले लेना। तो ये मेरा रेंज आ गया, ठीक है। क्लियर है ना, ये समराइजेशन कैसे मैंने निकाला ये आपका क्लियर है ना। ये सबनेटिंग से भी इजी है, जी ठीक है। अभी मेरे को इसमें नया मैं जो आपको बताया था ना कि कुछ नया मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे क्या नया है आप देखो। अभी यहाँ पे मेरा नेटवर्क 1 है, 2 है, 3 है, ये नेटवर्क है। लेकिन ये रेंज के अंदर अगर मैं देखूंगा ना यहाँ पे और भी बहुत सारे नेटवर्क आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 10.0.3.0/24 ये भी इसके अंदर आ जाएगा, इस रेंज के अंदर। क्योंकि आप रेंज लिखोगे तो फिर आपका इसके अंदर 0 to 7 अगर आपका थर्ड ऑक्टेट है तो इसके अंदर तो 3 भी आएगा, 1 भी आएगा, आपके पास ये 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, आपके पास 7 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास नेटवर्क जो है ये 3 है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम समराइज नेटवर्क निकाल रहे हैं ना तो उस केस में आपका क्या होता है, एक रूल होता है। आप एक नेटवर्क का कुछ मल्टीपल नेटवर्क का समराइज तब कर सकते हो जब वो नेटवर्क आपके पास कंटिन्यूसली अवेलेबल है। कंटिन्यूसली मतलब कुछ कंटिन्यूअस नेटवर्क के लिए आप सिर्फ निकाल सकते हो जो समराइजेशन वैल्यू है। मतलब एक नेटवर्क के बाद और एक नेटवर्क आपके पास होना चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो। इस तरह का नेटवर्क के लिए आप समराइज तो निकाल सकते हो, लेकिन आप याद रखना कि दूसरे जो बाकी नेटवर्क आपके पास है ना वो कहीं पे अवेलेबल ना हो तो ये सही है। अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे राउटिंग में गलत हो जाता है आपका। क्योंकि राउटिंग में आप क्या करते हो, पाथ दे देते हो ना कहाँ से कहाँ जाना के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप गूगल मैप देख के सारे जगह पे जाते हो ना, तो गूगल मैप क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप देख लो आपको भुवनेश्वर से उसने हैदराबाद जाने के लिए कुछ रास्ता दिखा दिया। अगर उसी रास्ते को किसी ने चेंज कर लिया और कोलकाता की तरफ घुमा दिया
तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे ना। तो इसी तरह आपका राउटिंग में भी आप अगर समराइज कर रहे हो मतलब आप कोई राउटिंग जो है उसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे गलत कर दिया ना तो उस केस में आपका दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है, वी कैन ओनली डू समराइजेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस नेटवर्क। कंटिन्यूअस नेटवर्क मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 10.0.0.0/24 ना, तो उसके बाद मेरा 10.0.1.0/24 उसी नेटवर्क के अंदर आना चाहिए, वहीं पे वो नेटवर्क मीन्स यूज हो रहा होना चाहिए। अगर वो कहीं बाहर यूज हो रहा है ना दूसरे जगह पे, तो उस केस में मैं समराइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पाथ तो दे दूंगा, मेरे नेटवर्क के अंदर ही मैं पाथ दे दूंगा, तो बाहर मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। ये चीज भी आपका जो मैं आपको पाथ देना, ये करना, ये सब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका आगे जो है राउटिंग के टाइम आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और आप याद रखना राउटिंग के टाइम समराइजेशन की हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, वहां पे और थोड़ा आपका समराइजेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, बस एक ही लाइन याद रखना, आप कंटिन्यूअस नेटवर्क के लिए समराइजेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने आके ये बताया कि आपका है ना, और वो सेम पेरेंट नेटवर्क के अंदर भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको किसी ने आके ये बताया 192.168.1.0/24 एक मेरे पास नेटवर्क है, और एक नेटवर्क आपके पास है 10.0.0.0/8, इन दोनों का आप समराइजेशन निकाल दो। इन दोनों का भी समराइजेशन आप रूल के हिसाब से जो मैंने बताया आप निकाल सकते हो, लेकिन ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कैसे गलत होगा, अगर आप बीट के हिसाब से वैल्यू देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप समराइज करोगे ना तो आपका पहले ऑक्टेट में ही चेंजेस हो रहा है, तो पहले ऑक्टेट का वैल्यू आपका 10 से छोटा हो जाएगा, 10 से पहले वाला कोई वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद जो आपका नेटवर्क आईडी आएगा ना, या फिर CIDR वैल्यू आएगा ना, उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क आपका कवर हो जाएंगे। यही आपका गलत है। क्लियर है या किसी के पास कोई कंफ्यूजन? एक ही लाइन आप याद रखो, वी कैन डू समराइजेशन विदाउट, और आप ऐसे याद रख सकते हो, वी कैन डू समराइजेशन विथ डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क, ठीक है। क्लियर है ना? जी ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। बाकी आपको किसी नेटवर्क में समराइजेशन चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस राउटिंग में कभी कभी आप क्या करते हो, किसी राउटिंग टेबल में, सॉरी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ आपको समरी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उस समरी कॉन्फ़िगर करने के टाइम आपको ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कौन सा समरी मैं चलाऊं जिसके अंदर मेरे सारे जो लिस्ट ऑफ नेटवर्क है ना वो आ जाएंगे। तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि कंटिन्यूअस नेटवर्क कितने हैं, उनके लिए हम चला सकते हैं। या फिर आप जब थोड़ा बहुत राउटिंग सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ोगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर आप एक्सेस लिस्ट के बारे में, अगर सॉरी प्रीफिक्स लिस्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपका होता है जब आप प्रीफिक्स को मैच कराते हो ना, तो उस केस में आप समरी को मैच करा सकते हो। जैसे 5 प्रीफिक्स को मैच करने की जगह मैं एक ही समरी लाइन लिख के उसे मैच करा सकता हूँ 5 प्रीफिक्स को, तो वो आपको करना पड़ता है। तो उन्हीं जगह पे आपको समराइजेशन जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आगे आपको ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको समराइजेशन के क्वेश्चन भी पूछते हैं, थोड़े बहुत पूछते हैं, लेकिन समराइजेशन बेसिकली आपका राउटिंग के केस में ही यूज होता है।